आप सुन रहे हैं विश्व साहित्य की झलक गिरिबाला जोशी के संग। आज मैं सुनाऊंगी 1 घंटे की कहानी। ये मंदिर वाले घंटे की नहीं बल्कि समय बताने वाले घंटे की कहानी है। इसमें मिसेस लुइस मैलर्ड के जीवन के 1 घंटे की कहानी है। ये कहानी अमेरिकी लेखिका केट शोपिन ने 1894 में इंग्लिश में लिखी थी। हिंदी अनुवादक और प्रस्तुतकर्ता है गिरिबाला जोशी। तो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ एन आवर। ये जानते हुए कि मिसेस मैलर्ड को दिल की बीमारी है, उनके पति के मौत की खबर जहां तक हो सके संवेदनशील तरीके से बताने का बहुत ध्यान रखा गया। उसकी बहन जोसेफिन ने आखिर उसे बताया, टूटे फूटे वाक्यों में, ऐसे इशारों में जो आधी बात छुपाकर भी सच बता गए। उसके पति का मित्र रिचर्ड्स भी इस कठिन समय में वहीं था। जब दुर्घटना की खबर मिली तब अखबार के दफ्तर में रिचर्ड्स ही था और मारे गए लोगों की लिस्ट में ब्रेंटली मैलर्ड का नाम सबसे ऊपर था। वो सिर्फ इतनी देर रुका कि दूसरे टेलीग्राम से इसकी सच्चाई की पुष्टि हो जाए और फिर तेजी से यहाँ आया ताकि कोई लापरवाह असंवेदनशील व्यक्ति ये हृदय विदारक खबर लेकर पहले न पहुंच जाए। खबर सुनकर ऐसा नहीं कि मिसेस मैलर्ड दूसरी महिलाओं की तरह स्तब्ध होकर इसके महत्व को समझने में अक्षम हो गई हो। वो सुनते ही अचानक अपनी बहन की बाहों में गिरकर बेतहाशा रो पड़ी। जब दुख का बवंडर जरा थम गया तो वो अकेले अपने कमरे में चली गई। उसने किसी को अपने पीछे आने नहीं दिया। खुली हुई खिड़की के सामने एक बड़ी सी आरामदायक कुर्सी रखी थी। वो उसमें धंस गई, एक तरह के शारीरिक थकान के वजन से। थकावट जो उसके बदन को डस रही थी और लग रहा था कि आत्मा तक को कचोट रही है। घर के सामने खुले चौक में पेड़ों की चोटियां नजर आ रही थी जो लहराकर बसंत के नवजीवन का स्वागत कर रही थी। हवा में बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू थी। नीचे सड़क पर एक फेरी वाला अपना सामान बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। दूर से हल्के हल्के किसी के गाने की आवाज आ रही थी और छत पर अनगिनत गौरैया चहचहा रही थी। पश्चिम में खुलने वाली खिड़की से उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच से नीला आकाश झांक रहा था। वो कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर बैठ गई, शांत और निश्चल पड़ी रही। बस एक बार एक सिसकी उसके गले तक आई और उसके बदन को सिहरा गई, उस बच्चे की तरह जो रोते रोते सो गया हो और सपने में सिसक रहा हो। वो जवान थी, उसके गोरे शांत चेहरे की लकीरें उसकी घुटन और कुछ हद तक अंदरूनी ताकत को दर्शा रही थी। लेकिन अब उसकी आंखें सूनी थी। वो दूर बादलों से झांकते नीले आकाश के एक टुकड़े पर टिकी हुई थी। ये सोच में डूबी नजर नहीं थी बल्कि वे एक खालीपन का संकेत दे रही थी, मानो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। कुछ अनजान सा उसकी ओर आ रहा था और वो डरी सहमी सी उसका इंतजार कर रही थी। वो क्या था उसे नहीं पता। एक एहसास था, समझ से परे, शब्दों से परे। लेकिन वो आकाश से सरसराते हुए निकल कर आ रहा था। उसे अपनी ओर आते हुए महसूस हो रहा था आवाज़ों से, खुशबुओं से, उस रंग से जो वातावरण में भर गया था। अब उसके दिल में भयंकर उफान आया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे वो चीज़ पहचान में आने लगी जो उस पर हावी होकर उसे अपने वश में करने के लिए आ रही थी और वो अपनी इच्छा शक्ति से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। परंतु वो उतनी ही शक्तिहीन थी जितने उसके 2 नाजुक गोरे हाथ। जब उसने संघर्ष त्याग कर आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके अधखुले होठों से हल्के से एक छोटा सा शब्द निकला जिसे उसने धीमे से बार बार दोहराया, फ्री फ्री फ्री, यानी आज़ादी। उसकी निगाहों का खालीपन और उसके बाद उनमें जो भयावह डर दिख रहा था वो दूर हो गया। उनमें उत्सुकता और चमक भर गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और रगों में दौड़ते खून ने शरीर के हर हिस्से को गर्माहट पहुंचाई और उसे आराम महसूस हुआ। उसने अपने आप से ये नहीं पूछा कि ये जो उसे अपने आवेश में ले रही है वो एक राक्षसी आनंद है कि नहीं। एक स्पष्ट और विशाल चेतना ने उसे इस काबिल बना दिया कि उसने इस सवाल को मामूली समझकर खारिज कर दिया। उसे पता था कि वो फिर रोएगी, कास्केट में उन दयालु कोमल हाथों को मृत शरीर के ऊपर मुड़े हुए देखेगी, उस चेहरे को जिसने कभी भी प्यार के सिवा उसे और किसी भावना से नहीं देखा, उसे सफेद और मृत देखेगी। लेकिन उसने उस कठिन घड़ी के बाद आने वाले वर्षों की लंबी कतार को भी देखा जो पूरी तरह से उसके अपने होने वाले थे और उनके स्वागत में उसने अपनी बाहों को खोल कर फैलाया।
उन आने वाले वर्षों में उसके लिए कोई और नहीं जिएगा, वो खुद अपने लिए जिएगी। अब कोई बड़ी इच्छा शक्ति उसकी अपनी इच्छाओं को उस अंधी जिद से नहीं दबाएगी जिस जिद के चलते स्त्री और पुरुष ये मानते हैं कि उन्हें अपनी निजी इच्छा अपने जीवन साथी पर थोपने का अधिकार है। चाहे उनके इरादे नेक हो या निर्मम, दूसरों की इच्छाओं का दमन करना अपराध से कम नहीं होता। उस ज्ञान प्राप्ति के क्षण में उसने ये निष्कर्ष निकाला। लेकिन फिर भी वो अपने पति से प्यार तो करती ही थी, कभी कभी अक्सर नहीं भी करती थी। उससे अब क्या फर्क पड़ता है? प्यार जैसा रूहानी मसला क्या मायने रखता है इस स्वायत्तता के बोध के सामने, जिसे उसने अचानक अपने अस्तित्व की सबसे शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में पहचाना। फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री, आज़ादी, शरीर की आत्मा की आज़ादी, वो मंद मंद दोहराती रही। जोसेफिन बंद दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठी थी और चाबी के छेद पर मुंह लगाकर अंदर आने के लिए गुहार कर रही थी। लुइस, दरवाजा खोलो, मुझे आने दो, प्लीज दरवाजा खोलो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम क्या कर रही हो लुइस? भगवान के लिए दरवाजा खोलो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक है। नहीं, वो उस खुली खिड़की से जीवन सुधा का रसपान कर रही थी। वो आने वाले दिनों की कल्पना के घोड़े पे लगाम दौड़ा रही थी। बसंत के सुहाने दिन और गर्मियों के दिन और सभी तरह के दिन जो उसके अपने होंगे। उसने तुरंत प्रार्थना की कि उसका जीवन लंबा हो। कल ही तो था जब उसे ये सोचते हुए कँपकँपी आ गई थी कि कितना लंबा जीना पड़ेगा। बहुत देर बाद वो उठी और बहन की जिद की वजह से दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में जीत का बुखार था और चाल में एक विजेता का अंदाज था, मानो वो गॉडेस ऑफ विक्ट्री हो। उसने अपनी बहन की कमर में हाथ डाला और दोनों साथ साथ सीढ़ी उतरकर नीचे आए। रिचर्ड्स नीचे उनका इंतजार कर रहा था। कोई सामने के दरवाजे की कुंडी खोल रहा था और जो अंदर आया वो ब्रेंटली मैलर्ड था। सफ़र से जरा थका हुआ मगर बिल्कुल ठीक ठाक, हाथ में अपना बैग और छाता लिए हुए। वो दुर्घटना स्थल से बहुत दूर था और उसे पता ही नहीं था कि कोई दुर्घटना हुई है। अब यहाँ आकर उसने जो देखा उससे वो हैरान हो गया। जोसेफिन की कर्णभेदी चीख और रिचर्ड्स का तेजी से उसकी पत्नी की नज़रों से उसे छिपाने की कोशिश। लेकिन रिचर्ड्स ने बहुत देर कर दी। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि दिल की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई उस खुशी से जो जान ले लेती है। कहानी यहीं खत्म होती है। इस चैनल पर आपको इसी तरह देश विदेश के बेहतरीन साहित्य का हिंदी अनुवाद सुनने को मिलेगा। गिरिबाला जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।